नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। सूरत की एक घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं और एक रिकॉर्ड बन चुका है। इस वक्त उनके सामने जो 12 उम्मीदवार थे उनके नामांकन खत्म हो गए, निरस्त हो गए। नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके नामांकन में जो उन्होंने दाखिल किया उसके अंदर खामी पाई गई। उनके जो प्रस्तावक थे उनके सिग्नेचर में खामियां पाई गई और उसके बाद उनका नामांकन भी निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मुकेश दलाल को जो है विजयी घोषित कर दिया गया। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आएंगे, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया। सूरत की जनता को वोट डालने का मौका नहीं मिला। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा सकता है कि उन मतदाताओं का क्या होगा जिन्होंने सोचा था कि वो वोट डालेंगे और अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, लेकिन प्रस्तावक गायब हैं, उनको बुलाया जा रहा है, वो पेश नहीं हो रहे हैं। नीलेश कुंभानी इधर उधर की बातें कर रहे हैं और नीलेश कुंभानी भी लगभग नदारद हैं। आखिरकार ये कैसे हुआ कि नीलेश कुंभानी का नामांकन रिजेक्ट हो जाता है, वो भी सिग्नेचर गलत होने की वजह से या फिर प्रस्तावकों की गलती की वजह से। और ये तीनों प्रस्तावक हैं, ये कौन है? ये नीलेश कुंभानी के रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं। एक तो साला है उसके अंदर, एक बिजनेस पार्टनर है, और उसके बाद मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। जो निर्दलीय थे वो भी गायब है। तो आखिरकार हुआ क्या इस केस के अंदर? सूरत वो सीट है गुजरात की जिसके ऊपर शुरू से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। अब स्थिति यहां पर पहुंच गई कि उस सीट से निर्विरोध मुकेश दलाल जीत गए और वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहले सांसद हो गए जो निर्विरोध जीते हैं, जिनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। तो लोकतंत्र के लिए सवाल उठता है कि यदि इस तरह से प्रत्याशी जीतेंगे, नामांकन में इस तरह की खामियां आएंगी तो कैसे होगा? खजुराहो की सीट पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसका नामांकन रिजेक्ट हो गया। वो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी का भी नामांकन रिजेक्ट हुआ है। खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां से 10 विधायक निर्विरोध जीते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। यह आपको सोचने में मजबूर कर सकता है। तो आखिरकार नीलेश कुंभानी ने यह जानबूझकर किया या फिर अनजाने में हुआ? कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या यह जांच का विषय नहीं होना चाहिए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? यदि ऐसा ही होगा तो फिर कैसे होगा? फिर तो वोट डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोग जीत जाएंगे। कुछ लोग इसका चंडीगढ़ की घटना से भी तुलना कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या हुआ, क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? क्या उनको सामने लेकर नहीं आना चाहिए? कहां गए तीनों प्रस्तावक? और क्या नीलेश कुंभानी की जांच नहीं होनी चाहिए कि नीलेश कुंभानी ने ऐसा क्या किया? आखिरकार हुआ क्या? पिछली बार तो चंडीगढ़ में जो मामला आया था उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर तय हो गया था कि चुनाव अधिकारी ने किस तरीके से गड़बड़ी की, लेकिन यहां पर तो अलग ही तरह की स्थिति है। निर्विरोध चुने गए हैं। नीलेश कुंभानी इधर उधर के बयानबाजी कर रहे हैं कि पता नहीं है कहां गए तीनों प्रस्तावक जो कि उनके परिवार से आते थे। तो इसी पे चर्चा करेंगे, हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, और यदि इसी तरीके से नामांकन खारिज होंगे तो फिर तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंदर आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वोट डालते हैं, और बार बार सरकार वोट डालने की अपील करती है और कहती है कि वोट डालिए, ये वोट का अधिकार है, ये लोकतंत्र की आत्मा है वोट। आप धूप में खड़े होते हैं, लाइनों में लगते हैं और उसके बाद आप वोट देते हैं और एक व्यक्ति को चुनते हैं। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही जीत कर आ जाए तो कैसे होगा? इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सबसे पहले एक आपको बाइट सुनाते हैं मुकेश दलाल की। थैंक यू सर। आज
मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रख के मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी NDA निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। आभार, धन्यवाद। कि ये 400 पार का जो नारा है या टारगेट है उसकी तरफ ये पहला कदम है और मैं इसको नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पवन गोयल, वो हमसे जुड़ेंगे इसके अंदर, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़ेंगे। हम दोनों से समझेंगे लोकतंत्र के लिए कितना सही है निर्विरोध इस तरीके से जीते जाना या इस तरीके की स्थिति होना कि नामांकन का खारिज हो जाना, प्रस्तावकों का गायब हो जाना। ये कुछ सवाल हैं जो इसके अंदर उठ रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं इसके अंदर, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी और पवन गोयल। वैसे तो 35 नेताओं का अभी तक का आंकड़ा है हमारे पास में कि 35 ऐसे नेता हुए हैं जो कि निर्विरोध चुने गए 1951 से लेकर अब तक, लेकिन मुकेश दलाल भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हो गए हैं, पहले ऐसे सांसद हो गए जो निर्विरोध चुनकर आए हैं पिछले 12 साल में। इस तरीके की ये स्थिति ये बन चुकी है। तो ये इतिहास लिख दिया है मुकेश दलाल ने और लोकतंत्र के अंदर ये इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है। मैं सबसे पहले डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी आप ही की तरफ जाऊंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक ओपनिंग रिएक्शन लूंगा इसके ऊपर। जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? चुनाव नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ, 12 लाख के आसपास का वोटर है सूरत का, उसको मौका नहीं मिला मतदान करने का, निर्विरोध चुन लिया जाता है। नीलेश कुंभानी गायब, उसके प्रस्तावक गायब, सिग्नेचर में गड़बड़ी, उनको पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं आए सामने। जी वो देखिए, ये जो है इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे डेमोक्रेसी का हनन है जी। अगर मतलब 11 कैंडिडेट वहाँ खड़े होते हैं सूरत में जी, उसमें कुछ निर्दलीय है, एक बसपा का कैंडिडेट है, एक भाजपा का कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट है जी, और फिर वो सारे के सारे हट जाते हैं। वो चुनाव से किसी को हटा दिया जाता है और कुछ हट जाते हैं और हटने के बाद वो क्या मानते हैं, सिक्योरिटी मानते हैं। ठीक है कि हमारी जान के लिए सिक्योरिटी दी जाए। तो इसका क्या मतलब हम माने कि एक कैंडिडेट जो बसपा का कैंडिडेट है वो हटने के बाद वहां सिक्योरिटी मांग रहा है। इसका क्या मतलब माने कि या तो उसको फोर्सफुली बैठाया गया, मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है अगर वो सिक्योरिटी मांग रहा है तो। जी चलिए ठीक है, गड़बड़ है और सिक्योरिटी मांग रहा है, ये एक सवाल है। लेकिन फिर भी मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं पवन गोयल से। पवन गोयल, जिस तरीके से मुकेश दलाल जीत कर आए और 4 जून से पहले ही आपका एक खाता खुल गया, आप जीत गए। जी जी, चलिए सबसे पहले तो जीत है तो आपकी मुबारकबाद है, लेकिन फिर भी यदि इस तरीके से नामांकन खारिज होंगे या लोग गायब हो जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है? देखिए, लोगों का गायब हो जाना
और बिना एविडेंस पे इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देना बिना किसी प्रूफ के, ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 1989 से वो सीट भाजपा निर्विरोध नहीं, चुनाव कराकर चुनाव के नतीजों से जीत रही है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है सूरत में बहुत ज्यादा है, वहाँ के लोग प्रभावित है। गुजरात मॉडल से ही भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उसी मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया। उसको दिखाकर भारतीय जनता पार्टी जीती और मजबूत स्थिति में आई। अभी आपने पिछली बार गुजरात के चुनावों में देखा होगा किस तरीके से हम 150 के आसपास सीटें ले गए थे। उसका कारण ही यही है कि गुजरात डे बाय डे डेवलप कर रहा है। जहां गुजरात में किसी समय में बाढ़ आ गई थी और गुजरात बहुत खराब हालत स्थिति से गुजरा था, माननीय मोदी जी ने उसको उभारा, गुजरात को एक प्रेजेंट मॉडल पेश किया और देश में गुजरात मॉडल दिखाकर देश में अब हम तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने लोकतंत्र के हनन की बात की, ये बात आप तब कहते जब भारतीय जनता पार्टी के 4100 में से 4000 विधायक होते, 1500 ना होते। ये बात मैं आपकी तब भी मान लेता कि जब 36 राज्य मतलब यूटी मिलाकर 28 + 8 36 राज्यों में 36 के 36 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होते, केवल 12 ना होते एक तरफा, तो भी मैं मान लेता कि हाँ कि 36 में से 35 हमारे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये क्या है? तो मैं कह रहा हूँ कि सवालिया निशान उठाने से पहले वो लोग क्यों नहीं आए, क्या उनके रीजन रहे और वो कितने स्ट्रॉन्ग थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं एमपी के चुनाव में जो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं और फिर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी का अगर नामांकन रद्द हुआ है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नामांकन रद्द नहीं हुए। पिछली बार दिल्ली के इलेक्शनों में काउंसलर के 8 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों के टिकट नामांकन रद्द हुए थे। तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालिया निशान उठा लेना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर आप 543 में से 54 सीटों पर यह बात कहते हैं कि 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, तो भी मैं आपकी बात मान लेता। केवल एक एग्जाम्पल को जो 1% भी नहीं बैठता, 543 का 1% भी 5.5 सीटें बैठता है, आप उसको इस तरीके से कहेंगे तो पत्रकार मुद्दे में सहमत नहीं। जी, लोकतंत्र का हनन है, ये राजनीतिक विश्लेषक बीपी त्यागी ने कहा। जिसलिए एक सवाल तो उसके अंदर उठता है कि जिस तरीके से बीपी त्यागी कांग्रेस पार्टी के जो नीलेश कुंबानी है, इन्होंने चारों प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी जो पाए गए हैं, जो निकले हैं, और जो शपथ पत्र दिया और उसके बाद खुद अंडरग्राउंड हो गए, सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। ये कहाँ चले गए लोग? ये तो रिश्तेदार थे, शहर मतलब जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए? ये अपने आप में सोचने का लिए मजबूर नहीं करता है कि चारों प्रस्तावक कहाँ चले गए। उसके बाद आप देखें इसमें जो एक कुंबानी प्रस्ताव को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए, तो किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने लेके नहीं गए नीलेश कुंबानी, यानी पहले से ही मंशा उनकी थी कि ऐसा कुछ होगा। आप समझे इस चीज को? तो ये जो एक चीजें हैं इसमें, जैसे अपने परिचय में बहनोई जगदिया सवालिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा को बनाया, यानी कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं उनको या कैडर मेंबर होते हैं उनको प्रस्तावक बनाने की बजाय अपने रिश्तेदारों को बनाया और उसका रिश्तेदार गायब हो गए। अब एक सवाल उठता है, इसमें एक बहनोई भी है या इस लोग हैं, ये पार्टनर है, ये नीलेश कुंबानी के साथ में गलत क्यों करेंगे? क्यों चाहेंगे कि भाई हस्ताक्षर गलत हो, शपथ पत्र में मिस्टेक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए? और ये सब मतलब ये पूरी एक कॉन्स्पिरेंसी नहीं लगती आपको कुछ कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है? ये नहीं, ये पहले से स्क्रिप्टेड है, इसीलिए तो ये बात मैंने बोली है। देखिए, जो चंडीगढ़ वाला हुआ था, आपको पता है क्या हुआ था चंडीगढ़ में? जी, और 2014 में अगर आपको याद हुआ एमपी थे रमेश चंद्र तोमर, जो पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए और फिर कांग्रेस के प्रत्याशी बने और फिर माननीय मोदी जी के रहने में वो उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा के सामने से अपना बता दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर डॉक्टर महेश शर्मा जीते। जी, 2014 की बात है। जी, अब आप देखिए कैंडिडेट भाजपा का कैंडिडेट कांग्रेस से आता है और कांग्रेस के फिर भाजपा में प्रत्याशी बनता है, फिर भाजपा में जाता है।
तो इससे क्या इंडिकेट करता है? 2014 की बात कर रहा हूँ जी, अभी 24 है, जी, तो उस वक्त भी ये केस हुआ था। और ये जो केस होते हैं ये दूसरे जो पार्टी में उनके साथ हो रहे हैं। क्या कोई लोकसभा इलेक्शन जिसमें फार्म भरे गए हैं, जी, कोई भाजपा का कैंडिडेट ऐसा हुआ जिसका फार्म कैंसिल हुआ हो? आज तक जी, 10 साल में भाजपा के किसी कैंडिडेट का, मैं सिर्फ एमएलए और एमपी की बात कर रहा हूँ जी, मैं पार्षद की बात नहीं कर रहा हूँ, एसी वाला आ रहा है। जी, तो हुआ है कुछ कैंसिल बताए? जी, देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं ठीक है, कैसे हुआ क्या हुआ, नीलेश कुंभानी जांच का विषय है, वो होगी जांच, कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना काम करेगा, सब कुछ जांच होगी, पता चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो शुरू हो गया इसके ऊपर। लेकिन फिर भी लोकतंत्र के हिसाब से जैसे चुनाव की प्रक्रिया है, लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता है, लोग अपना वोट डालते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो कम से कम सूरत की जनता को वोट डालने का अधिकार, मौका तो मिलना चाहिए था ना कि वोट डालते हो। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में बीपी त्यागी। चलिए, मैं कह रहा हूं कम से कम लोगों को एक वोट डालने का मौका तो मिलना चाहिए था। और देखिए 16,55,704 मतदाता है जी, 16,55,704। जी, क्या आप ये मानते हैं कि सब मुकेश दलाल के ही मतदाता थे? जी, क्या 100% वोटिंग हो जाती? तो इस बात को तो मानना चाहिए ना। और आज ये बता रहे हैं गुजरात मॉडल, तो ये जो गुजरात मॉडल है वो ही तो परेशान कर रहा है ना पूरे भारत को। जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में लगती है, गुजरात से लगती है, सारा काम तो गुजरात में ही हो रहा है, तो इसलिए अच्छा मॉडल है। ये और आगे ना चले, हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये वाला गुजरात मॉडल जो अभी हुआ है जी, सूरत वाला जी, ये आगे ना चले। चलिए पवन गोयल साहब, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं कि ये सवाल तो खड़े कर रहा है, और इस तरह 16 लाख से ऊपर के मतदाता थे वहां पर, और सभी तो बीजेपी के नहीं हो सकते। सवाल यहां पर सवाल सुन, एक मिनट, आप एक बात बताइए, एक सवाल है सवाल यहां पर ये नहीं है कि मुकेश दलाल जीते हैं, सवाल यहां पर ये नहीं है कि निर्भय जीते हैं, ये भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नीलेश कुंभानी ने जिस तरीके से किया, वो क्या उस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसके प्रस्तावक गायब हो गए, क्या इस पर जांच होनी चाहिए या जांच नहीं होनी चाहिए? ये एक सवाल है ना? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी और सबसे ज्यादा फंडिंग, सबसे ज्यादा घोटालों में लिप्त, 242 घोटालों में लिप्त पार्टी, और आज तो अलायंस के साथ है 1, 2, 5, 7, 8, 10 पार्टियां नहीं, 28 पार्टी है। जब धारा 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राफेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राम सेतु के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते हैं। तो ये इंडिया अलायंस क्यों नहीं मुकेश दलाल जी जीते हैं, उनके खिलाफ निर्विरोध जीते हैं, वो जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण और देना चाह रहा हूँ आपके सामने जी। वही इलेक्शन कमीशन कर्नाटक में कांग्रेस को जिताता है, वही इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में जिलाता है, वही इलेक्शन कमीशन झारखंड हो चाहे तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, इन स्टेट में दिलाता है। कह रहा हूँ वही इलेक्शन कमीशन जब इनको एविडेंस मांग रहा है नीलेश कुंभानी जी के, उनके प्रूफ मांग रहा है, आप समय पर पहुंच नहीं रहे हो, उत्तर आप दे नहीं रहे हो, आप कोई ऐसी जगह पर तो नहीं, नक्सलवाद तो वहां पर है नहीं कि आपके पिस्टल लगा दी गई है और आप जा नहीं सकते हो, आप वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, आप वहां पर प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं दे रहे हो, और बाकी कैंडिडेट अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें बसपा के भी प्रत्याशी शामिल है और अधिकतर निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है। तो जब कैंडिडेट ही अपोजिशन में नहीं खड़ा होगा तो वोटर किनको वोट करेगा? ये यही सवाल है का उत्तर है कि अगर 16 लाख वोटर है, जब खाली एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है भाजपा का, बाकियों ने या तो एक का कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी का नामांकन रद्द हो गया, नहीं पवन गोयल, उनकी गलती की वजह से, एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ फिर आप बोलिएगा, उनकी गलती की वजह से, उनकी खामियों की वजह से, उनकी कमियों की वजह से नामांकन रद्द हो गया और बाकियों ने विड्रॉ कर लिया,
तो ये कौन सा तरीका है कि वोटर किसको वोट करेगा? जब वोटर के पास आप ऑप्शन खुद ही नहीं छोड़ोगे इंडिया अलायंस के लिए, तो उसके बाद वोटर की क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल। और रही बात 16 लाख वोटर में भाजपा के वोटर की, वो तो वोट परसेंटेज बताएगा कि भाजपा का 50% वोट है, 60% वोट है, 70% वोट है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है, सवालिया निशान इंडिया अलायंस पे बनते हैं कि क्यों आपने ऐसी कमजोरी दिखाई। आप पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे, आप बार बार देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर आपको दिखाया, एविडेंस के साथ है, बकायदा वीडियोग्राफी होती है। ऐसा नहीं है हम यहाँ चैनल पर बैठ रहे हैं और हम किसी पे भी आरोप लगा देंगे, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोग्राफी है बकायदा उन चीजों की, उन एविडेंस की। कोई ये नहीं कह सकता कि आज जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं नहीं तुम नामांकन तुम्हारा रद्द हो गया। और अभी चंडीगढ़ के साथ बात कर रहे थे कि चंडीगढ़ में जैसा हुआ, चंडीगढ़ में जो भी अफसर दोषी पाया जाता, कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उस चुनाव को रद्द साबित किया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, उनके कैंडिडेट जीते, उनको विनिंग घोषित किया ना। तो मैं यहाँ भी इस चैनल के माध्यम पे त्यागी जी को, जो कि सिर्फ एक तरफा राजनीतिक विशेषज्ञ है, जिनके अंदर गुजरात मॉडल और भाजपा की सिर्फ खामियां दिख रही हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप भी इंडिया अलायंस के साथ जाइए और इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी को चैलेंज कीजिए। और लेकिन अगर ये बात प्रूफ हो जाए कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, फिर उसके बाद आप क्या टिप्पणी करेंगे? ठीक है, या देखिए एक जो इसमें सवाल जो है वो यही है, यदि कैंडिडेट ही नहीं होगा तो फिर चुनाव होगा कैसे? इस बार जो है जिस तरीके से जो नियम बने हुए हैं या कानून बना हुआ है, उसी के साथ चलते हुए ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब अब जो कैंडिडेट है वो जो नियमावली बनी हुई है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो, कि नामांकन ही खारिज हो गया। अब एक सवाल है इसके अंदर, कांग्रेस पार्टी को भी सवाल उठाना चाहिए था इसके अंदर कि भैया आपने अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक क्यों बनाया? आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों को प्रस्तावक क्यों नहीं बनाया? इसके ऊपर तो सवाल कांग्रेस को भी उठाना चाहिए। और ये जो पूरा हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस का अभी तक कोई भी ऐसा ठोस रिएक्शन नहीं आया, या उन्होंने नीलेश कुंभानी को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही जो लगे कि हाँ ऐसा कुछ है। और एक सवाल है इसके अंदर, वैसे डॉक्टर बीपी त्यागी और पवन गोयल साहब आपके लिए भी बड़ा कॉमन सा है, यदि किसी का नामांकन खारिज हो जाता है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या करेगा? वो सबसे पहले शोर मचाएगा, मैं तो चुनाव लड़ना चाहता था, मैं जीत सकता था, मैंने तो ये कर लिया था, मैंने तो चुनाव कार्यालय भी खोल लिया था, मेरे तो कार्यकर्ता भी मेरे साथ में थे, मुझे तो चुनाव लड़ना है, और ये है, धरना प्रदर्शन करता या हो हल्ला करता, मीडिया में जाता, बाइट देता, सब कुछ करता। लेकिन नीलेश कुंभानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एकदम खामोश, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये अपने आप में सवाल उठता है कि भाई एक व्यक्ति जिसका नामांकन खारिज हो गया, चुनाव लड़ने जा रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा है, खामोश है, और उसके प्रस्तावक गायब है, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा इसके ऊपर? बताइए। देखिए वही मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। जो अभी पवन जी ने बात करी है, कांग्रेस की जितनी वो आजकल कहाँ पर है? जी, आजकल भाजपा में है, और वो इनको टिकट दिए जा रहे हैं जी। तो इसलिए अब जो ये घोटाले वाली बात हो रही है, हम इनको नहीं मान सकते कि वही घोटाले वाले भाजपा ज्वाइन करके 3 सीट ले लेते हैं। ये जो इतने कैंडिडेट को बैठाया गया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ जी, ये बैठे नहीं है, बैठाया गया है, ठीक है। और ये एंटी बीजेपी स्टेटमेंट माने या कुछ भी माने, मैं इस बात को जब तक नहीं मानूंगा जब तक माननीय चुनाव आयोग अपनी कोई इससे रिएक्शन नहीं देते, या जो कांग्रेस पार्टी है या जिनके कैंडिडेट है वो इसके बारे में इंक्वायरी नहीं कर लेंगे। देखिए एक देना चाहूंगा सर इस पर प्लीज जी, इसमें मैं काउंटर कर रहा हूँ जी। मैं सर ये कहना चाहता हूँ त्यागी जी को, स्कूल के अंदर एक पंक्चुअलिटी होती है कि 8 बजे के बाद अगर बच्चा स्कूल से आएगा, या तो उसके साथ
उसको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा या लेट में उसको कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 8:30 बजे के बाद स्कूल आएगा, 8 बजे की टाइम है, तो स्कूल में उसको एंटर नहीं किया जाएगा। फिर उसे कह दिया जाता है कि अगर आप अपना आई कार्ड नहीं लाएंगे तो आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं उसके अंदर रूल रेगुलेशन सभी के लिए सेम होते हैं, चाहे वो कांग्रेस का अप्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो, चाहे कोई निर्दलीय हो, सेम फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर क्वेश्चनिंग बनती है तो आप इसको चुनावी मुद्दा बनाकर क्वेश्चनिंग करने की जगह आप इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हो तो गलती आपकी है। दूसरा, अगर इसको एक चुनावी मुद्दा बनाते तो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन या भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष इनके ऊपर फिर क्रॉस केस कर सकता है कि आप एविडेंस कोर्ट में पेश करो। तो ये तो हो गया सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सही हो तो आप कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या आपको किसी ने धमकी दी है, एक सेकंड हो, उसके खिलाफ या किसी और डिपार्टमेंट के खिलाफ या आपको कोई इनसिक्योरिटी के खिलाफ आप क्यों अपील नहीं करते? आपके विधायक तो है ही ना, सही बात, कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस सबसे बड़ा दल है ही ना। 36 में केवल 12 ही राज्य तो हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 33% तो हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में विधायक 1550, 1600, 4100 में से। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आपके पास बड़ी बड़ी पार्टियों का अलायंस है। जब हमारा अलायंस हुआ था 38 पार्टियों के साथ हमारा था, तो हमारे साथ मजाक उड़ाया जाता था कि 30 पार्टियां तो ऐसी है जिनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जी। तो इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? तो आप कोर्ट आप जाओ नहीं, रूल आप फॉलो नहीं करो, रूल रेगुलेशन का आपको पता नहीं है, कम कंडीशन की आप बात ना करो और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट फैलाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा दो। मैं इस बात से सहमत नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। बात हो रही है नीलेश कुंभानी के आचरण की। और देखिए जी कह रहे थे इस बात के लिए देखिए गुजराती तो मॉडल है, नहीं गुजराती तो मॉडल नहीं चाहते हैं। नहीं, उनका अपना विश्लेषण है, कमीशन के ऊपर नहीं, उनका विश्लेषण है। अगर हम दूसरी तो वो विश्लेषण सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करें या जैसे अभी एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है और वेबसाइट है दैनिक भास्कर, यदि उसकी बात करें तो पूरा सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम उसने मीडिया रिपोर्ट्स में दिया है, कैसे क्या हुआ और ली मेरिडियन जो 5 स्टार होटल उसमें कैसे सारी मीटिंग चली। हम उसकी भी चर्चा ही नहीं कर रहे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे उसकी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीलेश कुंभानी ने जिस तरीके से किया वो एक जांच के दायरे में आता है और जिस तरीके से लोकल छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने जो कुछ भी किया वो जांच के दायरे में आता है। और हम ये कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए था, लोगों को मतदान डालने का मौका मिलना चाहिए था, चाहे कोई भी जीतता कोई भी हारता, लेकिन जो ये चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर कम से कम लोगों को उनका जो वोट का अधिकार है वो अधिकार उनका सुरक्षित रहना चाहिए था। लोग वोट डालते, कोई भी जीतता कोई भी हारता, वो अपने लोगों का चुनाव है, मत है उनका अपना, है ना। यदि इस तरीके से नामांकन खारिज होंगे या प्रस्तावक गायब हो जाएंगे या इस तरह की चीजें होंगी तो आगे चलकर कैसे लोग जो है अपने प्रत्याशी पर भरोसा करेंगे, कैसे वो चुनाव में जाएंगे, कैसे अपना वोट डालेंगे। सवाल तो यहां पर यह है, सवाल यह नहीं है कौन जीता कौन हारा है कौन क्या चला गया, मतदान क्यों नहीं हुआ, नामांकन खारिज कैसे हो गए, पार्टी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया और कैसे वो गायब हो गए, कैसे ये सब कुछ हुआ, क्यों नीलेश कुंभानी ने विरोध नहीं किया, क्यों वो खामोश हो गया। यदि ऐसे ही प्रत्याशी आएंगे चुनाव के मैदान में तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो ये सवाल इसके अंदर जो उठता है वो ये उठता है, ये नहीं है कि कौन जीत रहा कौन हार रहा या इसका ये हो गया। ऐसे तो सवाल अभी अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर 10 विधायक जीते हैं निर्विरोध, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। बताइए, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, अभी तो वो भी सवाल है। लेकिन जो बात हो रही है वो ये हो रही है मुकेश दलाल की सूरत से, क्योंकि गुजरात से बात आई है, गुजरात मॉडल का जिक्र होता है इसलिए उसकी चर्चा हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही है, गुजरात की चर्चा हो रही है, सूरत की चर्चा हो रही है। इसीलिए तो ये एक मत जो है जिसके लिए चुनाव आयोग और लोग अपील करते हैं कि घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे यदि प्रत्याशी आ जाएं तो कैसे होगा, ये तो ठीक नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है देश की नेशनल पार्टीज की। बिल्कुल सहमत। जब आप किसी कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो सोच समझ के टिकट दिया करें, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, क्या वो देश की सबसे बड़े मंदिर का, लोकसभा मंदिर का इलेक्शन लड़ने लायक है या नहीं है। बिल्कुल आपका सवाल सही है। ना ही तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, ना ही पार्टी को प्रॉब्लम है, ना ही अलायंस पार्टीज को प्रॉब्लम है। किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है?
नहीं, सही बात है। उस पार्टी की बनती है, उनकी अलायंस की बनती है, उस कैंडिडेट की बनती है। और आप कहते हो हक जनता को मिलना चाहिए। जनता को ये देखना चाहिए कि ये कितनी कमजोर पार्टियां हैं जो ऐसे नालायक कैंडिडेट को उतार देती हैं, जो अपना पर्चा भी ढंग से भरना नहीं जानते और बनना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या उनको पर्चा भरना भी नहीं आता जो उनका नामांकन रद्द हो जाता है? डॉक्टर बीपी त्यागी, इलेक्शन कमीशन ने नामांकन रद्द नहीं कर दिया, गलतियां पाई होगी। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा 100 में से 32 नंबर लेगा तो उसको फेल कर दिया जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे साथ गलत मार्किंग हुई है, तो यहाँ भी गलत मार्किंग अगर हुई है तो चैलेंज करें, कोर्ट में जाकर एविडेंस दिखाएं। लेकिन कोई पार्टी को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ना कैंडिडेट को मतलब है, ना अलायंस पार्टी को मतलब है। डॉक्टर बीपी त्यागी पे बैठकर डिबेट कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी पे एग्जांपल दे रहे हैं और फिर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी, पहले तो उन पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी, पवन गोयल की बात तो सही है एकदम से, कांग्रेस को उस पर सामने आना चाहिए। सुनिए, जो वहाँ निर्दलीय कैंडिडेट थे, क्या उनके लिए फॉर्म गलत हो गए थे? क्या वहाँ जो माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका कोई फर्ज नहीं बनता है? अगर मैं यहाँ 10 नोटें दबाने के लिए आह्वान करता हूँ तो इमीडिएटली काम खड़े हो जाते हैं। क्या वहाँ ये नहीं देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ इतने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें सब से गायब हो गए हैं और वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं? तो क्या उनका कोई फर्ज नहीं है? मतलब और उनका भी तो फर्ज बनता है कि ये सवाल उठाए जो आप उठा रहे हैं, आपके वैलिड सवाल है। मैं आपके सवालों की तो मैं तारीफ करता हूं आपके सवालों की। तो यही तो सवाल उठाने हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और क्या उठाने हैं? आप और मैं कोई सवाल उठाएंगे? मैं भाजपा की तरफ से जाके उनका सवाल उठाऊंगा या आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनकर उनका सवाल उठाएंगे? ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है, ये पार्टीज की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, बहुजन समाजवादी पार्टियां जितनी पार्टियां बनती है उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या कोई गया वहां पर इलेक्शन कमीशन में किसी ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? अपना पर्चा वापस। अगर आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई आप पे प्रेशर है, तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करी? आपके पास निचली अदालत है, आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट, आप गए? सर मैं सही कह रहा हूं ना मेरे पत्रकार महोदय? जाना तो चाहिए। जिम्मेदारी बनती सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है कि भाई नीलेश कुंभानी ने आवाज क्यों नहीं उठाई, विरोध क्यों नहीं किया, एफआईआर क्यों नहीं लिखाई, उसने क्यों नहीं कहा? डराएगा धमकाएगा और आप बैठ जाएंगे। वरना देश के अंदर खाली भाजपा होती, 70 पॉलिटिकल पार्टियां ना होती। भाजपा के अलावा 69 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और एक जानकारी और दे दूं, 2014 के बाद 14 पॉलिटिकल पार्टियां और बनी है जी। ठीक। डॉक्टर बीपी त्यागी, सवाल तो यही है कि नीलेश कुंभानी ने विरोध क्यों नहीं किया। एक चर्चा और चल रही है, अभी इस पे पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, हम देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। अभी नजर हम बनाए हुए हैं नीलेश कुंभानी का अगला पॉलिटिकल स्टेप क्या होता है, अगला पॉलिटिकल स्टेप क्या होता है नीलेश कुंभानी का, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। अभी आने वाले समय पता चलेगा। फिलहाल यह है कि नीलेश कुंभानी ने एक सवाल तो खड़ा किया है इस इलेक्शन कमीशन के सामने भी और कोर्ट के सामने भी कि यदि उनको चुनाव कराने हैं तो ऐसे प्रत्याशियों की पहचान करनी पड़ेगी। और पॉलिटिकल पार्टी के सामने भी सवाल खड़ा हुआ है कि आप कैसे लोगों को चुनकर या कैसे लोगों को टिकट दे रहे हो, यह उनको भी समझना पड़ेगा। यानी कि टिकट वितरण जो प्रणाली है उसके ऊपर भी अब एक सवाल खड़ा होता है कि जो कि हम सब चुनाव में हैं, हम सब देखते हैं, अक्सर खबरें बाहर आती हैं पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकलकर, इसको टिकट दे दिया, उसको दे दिया, इसको नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें आती हैं निकलकर, है ना। तो आखिरकार यदि जब टिकट दिया जाता है तो उस वक्त उसके क्या मानक होने चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, कैसे टिकट मिलना चाहिए, कैसा उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए। यदि आप ऐसे ही लोगों को टिकट दोगे, नीलेश कुंभानी ऐसे लोग, तो ऐसा ही होगा। तो उसने जो किया, उसने क्यों किया, ये अभी भविष्य अभी छिपा हुआ है, कुछ समय बाद बाहर निकल कर आएगा सामने कि क्या हुआ। तो सवाल तो खड़ा होता है। नहीं देखिए अजय जी, इतने सारे जो कानून बंदे हैं तो क्या ये कानून नहीं बन सकता कि कोई कैंडिडेट अगर लोकसभा के लिए अपना फॉर्म भरता है, डिपॉजिट करता है और वो 11 कैंडिडेट हैं, एक या दो नहीं है, मतलब कुल 11 में से मतलब 10 कैंडिडेट एक का रिजेक्ट हो जाए, 9 कैंडिडेट पर्चा वापस ले जाए, तो क्या ये 10 साल की गवर्नमेंट में
इस कानूनी संशोधन नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए था। उन्हीं जब वो गवर्नमेंट स्टार्ट होने जाती है 2014 में, उसके बाद एक उन्हीं का मेंबर आके कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है और जब कांग्रेस इसको टिकट देते वापस भाजपा में चला जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? ये तो हमारे पास है नोएडा का। नहीं, ये सोचने वाली बात है कि भाजपा का कांग्रेस में आता है, कांग्रेस से टिकट लेता है और उसको छोड़कर वापस भाजपा में चला जाता है। अब देखिए और उसके अपोजिशन वाला है। मैं जवाब दूंगा इसका। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर जी, किसी भी इंसान की, मेरी, आपकी, त्यागी जी की अपनी पर्सनल इच्छा है, कोई भी किसी पार्टी से इलेक्शन आता है। पहली बात, क्या भाजपा को छोड़कर यशवंत सिन्हा नहीं गए? क्या भाजपा को छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं गए? क्या भाजपा को छोड़कर शत्रुघ्न सिन्हा नहीं गए? क्या भाजपा को छोड़कर अभी स्टैंडिंग सांसद थे हरियाणा के, वो नहीं गए कांग्रेस में? ये बात नहीं है कि भाजपा में कौन आया, ये बात भी है कि भाजपा से कौन कौन गया। ये सभी के ऊपर फार्मूला सप्लाई होता है और ये सबका नैतिक अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर मोदी जी को, अब भारत के अंदर भी सुरक्षा है। जो 104 बार आप गाली बक सकते हो, देश के प्रधानमंत्री को 2014 के बाद 104 बार गालियां बक दी गई। आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ भी टिप्पणियां कर देते हो, यही तो देश का लोकतांत्रिक है। और फिर उसके बाद भाजपा में आने के बाद सवाल है, भाजपा के जाने के बाद कोई सवाल नहीं है। जी चलिए, नहीं, वो तो यूटर्न हो गया ना, भाजपा से कांग्रेस में जाता है। ये यूटर्न हो गया, लेकिन तो यूटर्न हुआ ही नहीं सर। उसके लिए क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा तो यूटर्न नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू तो यूटर्न नहीं है, यशवंत सिन्हा तो यूटर्न नहीं है, हरियाणा से सांसद गए हैं वो तो यूटर्न नहीं है। आप कह रहे हो भाजपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस में फिर भाजपा में आ गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो भाजपा से चले ही गए, जो टीएमसी में और कांग्रेस में और आप में चले गए, उनका क्या? उनकी तो बात ही नहीं हो रही है ना इलेक्शन। बस यही बात है। ये नहीं है कि आपको जो मुद्दा सही लगेगा वही सही है, ऐसा नहीं होगा सर। जो मुद्दे सबके लिए हैं वही सही है, जो सब पे अप्लाई होते हैं। किसी एक मुद्दे को लेकर हम स्पेशल ये बता दें कि हम उस पर टिप्पणी करें, वो ठीक नहीं है। चलिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरी पर्सनल राय है। नहीं ठीक है। अजय जी, ये पूछते ना सवाल, कोई अगर कोई प्रत्याशी जी अपोजिशन पार्टी का है जिसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, मान्य है फॉर्म, और वो माननीय प्रधानमंत्री को भी पता है कि ये अपोजिशन का कैंडिडेट है, ऐसे टाइम पे उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया जाए, इसको क्या कहेंगे आप? और एक बार अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अगर भाजपा का ही अगर कांग्रेस में ज्वाइन कर लेता तो ऐसा ये तो फॉर्मूला सब पे ही अप्लाई होता है, 70 पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा ना होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं अलग हुआ है, नहीं वो अलग हो गया, होगा या नहीं होगा जी, होगा या नहीं होगा या क्या होगा जी। लेकिन फिलहाल ये है, देखिए फिलहाल ये है, देखिए फिलहाल ये है जो सूरत की जो रिपोर्ट है उसके ब्याह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिक पार्टी और लोक पार्टी सहित 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन यानी सोमवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और भाजपा का रास्ता साफ हो गया। जो निर्दलीय थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। जो एक सपा के प्रत्याशी थी वो गायब थे, उनको जो है क्राइम ब्रांच ने पकड़ा कि कहां है वो, आप ये समझिए, ठीक है। तो ये वो सूरत से वडोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे थे सपा के प्रत्याशी, सूरत से निकले वडोदरा चले गए वो वहां से उनको लाया गया। प्यारेलाल की खोजबीन शुरू हुई और बसपा प्रत्याशी संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच जुटी और लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई। अब आप ये बताइए कि ये इतना सब कुछ हुआ, लोग गायब हो रहे थे, क्राइम ब्रांच जुट गई ढूंढने में। अरे भैया अगर आपको नामांकन वापस लेना तो लेकर घर बैठ जाते, सूरत छोड़कर वडोदरा जाने की क्या जरूरत थी आपको? तो ये जो सवाल हैं ये खड़े करते हैं कि आखिरकार कुछ तो ऐसा हुआ जो अनयूजुअल था और इसकी जांच होगी, वो समय आने पर पता चलेगा क्या है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि चुनाव के समय में इस तरह की जो चीजें अभी सामने निकलकर आ रही हैं, ये एक तरीके से एक नए सब्जेक्ट हैं जो आप जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए
एक शोध का विषय हो गया अभी एक तरीके से। अब लोगों को रिसर्च करनी है, स्टडी करना है इसको प्रत्याशियों के मामले में, या पॉलिटिकल जो चुनावी राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी अब आपको शोध करना है, समझना है कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होते हैं तो ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो एक नई चीज हो गई, सभी के लिए है ये, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए, ये जितनी भी 70 पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके लिए है अब ये, कि उनको अपने उम्मीदवारों का चयन करते वक्त ये करना पड़ेगा। और यदि निर्दलीय भी हैं, अगर वो नामांकन भर रहे हैं, तो उनके लिए भी नियमों में फेरबदल करने की वो आवश्यकता है। यानी कि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगभग 75 साल पुरानी है। 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1951 से लेकर अब तक की हमारी जो यात्रा है चुनाव की, लोकतंत्र की, उसको लेकर अब थोड़ा सा इसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे कि सही प्रत्याशी मैदान में आ सकें। मुझे लगता है अब एक बदलाव की आवश्यकता है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों पवन गोयल साहब, ये एक सही ये सोचने में मजबूर नहीं करता कि इसमें भी नियमों के अंदर अब जो है थोड़ा सा हम समझें और थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करें, जिससे कि सही चीजें सामने आ सकें, सही प्रत्याशी सामने आ सके, खिलवाड़ ना हो? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां किस लिए बनती हैं? पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए बनती हैं कि उनके पास उनका सारा डाटा होता है। और देश की इतनी पुरानी पार्टी के बाद फिर हम एक नए कानून को बनाए। कहा तो हम 1776 कानून जो वेस्ट पड़े हुए थे उनको हम खत्म करते जा रहे हैं, फिर हम नए कानून पे नए कानून बनाते रहे। पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है ना सर। अगर ये कोई, मैं तो कह रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई इलेक्शन है ही नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्राइम मिनिस्टर बनता है देश का। नहीं, निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनके लिए तो करना पड़ेगा ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए तो करना पड़ेगा ना। सीरियसली नहीं ले रही, तो सबसे पहले तो पार्टियों पे भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। सही बात है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात जी। जो पार्टी में ही है, नहीं, जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, उन्होंने अपना नामांकन वापस सभी के लिए करना पड़ेगा। आप एक बात देखिए, जिसकी जमानत जब्त हो जाती है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है ना। जी जी जी, इस तरीके पर भी पेनल्टी लगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कि आपने जनता को धोखे में रखा, आपने कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे और आखिरी टाइम में जाके आपने विड्रॉ कर लिया। सही बात, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। बिल्कुल। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरह से पूरा एक राजनीतिक समीकरण है और गुजरात के अंदर जैसे गुजरात मॉडल की बात होती है, और जो सीट जो सूरत की सीट जो है बीजेपी के पास इतने समय से रही है, और वो आज खाता खुल गया उनका, वहां पर जीत गए वो, है ना, उन्होंने जिस तरह से देखा। यदि पूरा ओवर इन ऑल आप चुनाव को देखें, गुजरात के या केरल के, तमिलनाडु के या छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, जब अभी 26 अप्रैल को भी मतदान होना है, जिसमें राहुल गांधी और जो है हेमा मालिनी और अरुण गोविल की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसके ऊपर चुनाव होगा, है ना। तो ये 26 अप्रैल को होना है। तो आखिरकार पूरा ओवर इन ऑल यदि आप इसका एनालिसिस करते हैं, क्या होने जा रहा है, और जिस तरह से ये नीलेश कुंभानी का भी मामला आया? तो देखिए, अगर मैं पूरे की एनालिसिस करता हूँ जी, तो मैं वो ज्यादा अगर दक्षिण नीति के बारे में बताऊं, जो प्रेडिक्शन है कि 80 सीट भाजपा का जारी है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जी, 80 की सीट जारी है। ओवरऑल इंडिया की अगर हम देखते हैं, उसमें भी जो इससे पहले परसेंटेज था भाजपा का, अभी जो इन्होंने नारा दिया है 400 के पार, वो अच्छा नारा है, देना ही चाहिए, एनर्जेटिक नारा है, लंबी लाइन सीधी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अपनी गवर्नमेंट बना पाते हैं नरेंद्र मोदी जी, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, हम भी एग्जीक्यूट करेंगे उस बात को जी। पर 400 के पार तो जरूर है नहीं, ये तो मैं कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, 400 के पार है नहीं, यह आपका विश्लेषण है। फिलहाल 4 जून को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो गठबंधन है 400 के पार जाता है या नहीं जाता, लेकिन 370 का टारगेट उन्होंने अपनी पार्टी को दिया है। फिलहाल नीलेश कुंभानी जैसे प्रत्याशी बहुत सारे सवाल खड़े करके चले गए हैं। इसमें आपको सोचना है और पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना है आखिरकार क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। अब ये वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।